हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो ये वाला लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना। लेकिन उसके पहले जो क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे वो वाले सॉल्व करते। बहुत ईजी क्वेश्चन थे चारों के चारों। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू सॉल्यूशंस ए और बी, दो सॉल्यूशन है। ए का तो पीएच हमें दिया हुआ है 6 और पीएच और सॉल्यूशन बी दिया हुआ है हमें 8, दोनों का पीएच दे दिया हमें। Which solution has more hydrogen ion concentration? इनमें से हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन किसमें ज्यादा है? तो देखो ये किससे निकालते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है, और जो ज्यादा एसिडिक है उसका पीएच उतना ही कम है। तो हम बोलते हैं कि पीएच जितना कम है उतना ज्यादा एसिडिक है, और जितना ज्यादा एसिडिक है यानी कि उसके अंदर H+ की कंसेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, ये वाली चीज होती है। तो इसका मतलब जिसका पीएच 6 है उसके अंदर H+ की कंसेंट्रेशन मोर रहेगी किससे, जिसके अंदर 8 है उससे। तो 8 की H+ की कंसेंट्रेशन हमारी 6 वाले से लेस रहेगी। तो वही चीज हम लिख देंगे कैसे, ये देखो पहला पार्ट था pH ऑफ 6 हैज मोर H+ आयन कंसेंट्रेशन, बस इतना सा लिखना और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इसका हमने जवाब दे दिया। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो जैसा लेक्चर में बताया था कि 7 से कम जो है वो एसिडिक हो गया और 7 से ज्यादा है जो है वो बेसिक हो गया। तो पीएच जिसका 6 है वो एसिडिक और पीएच जिसका 8 है वो बेसिक। तो हमने ये लिख दिया कि सॉल्यूशन ए हैविंग पीएच 6 इज एसिडिक, सॉल्यूशन बी हैविंग पीएच 8 इज बेसिक। सिंपल, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं थी। सेकंड वाले पे आते हैं, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका क्या रहता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी कम रहेगी उतना पीएच ज्यादा रहेगा, और पीएच ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, बेसिसिटी मतलब बेसिक बढ़ जाएगा, वो उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और पीएच जितना कम रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो हम ये लिखते हैं कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो पीएच बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो फिर पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, सिंपल सी बात है। और डायरेक्टली भी देख सकते हैं H+ जितने ज्यादा निकल रहे होगे उतना ज्यादा एसिडिक, और OH- जितने ज्यादा निकल रहे होगे उतना ज्यादा बेसिक। सिंपल सा है। सेकंड भी बहुत ज्यादा इजी था, लल्लू पंजू क्वेश्चन। थर्ड पे आते हैं, इसके अंदर डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयंस, क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस ही होते हैं? तो ये सेम चीज लेक्चर के अंदर एक बार बता रखी है क्या, कि देखो H+ आयंस अगर इतने हैं, मतलब हर सॉल्यूशन में H+ भी रहते हैं और OH- भी रहते हैं। अगर ये H+ है और इतने OH- है तो इसको हम एसिडिक कहेंगे, ये एसिडिक कहेंगे। और अगर इतने हमारे OH- है और इतने हमारे H+ है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेसिक। ठीक है, तो यही वाली चीज पूछी कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयंस, हाँ उसके अंदर भी H+ आयंस होते हैं। इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक, ये भी चीज पता है क्योंकि इसके अंदर OH आयंस, OH- आयंस H+ आयंस से ज्यादा है। तो हमने ये लिखा क्या कि यस बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन H+ आयंस बट दे आर बेसिक बिकॉज in their solutions concentration of OH- is much higher than that of H+ आयंस। मतलब ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया था ना कि OH- की कंसेंट्रेशन इतनी है तो H+ की कंसेंट्रेशन इतनी है, तो इसलिए इसको बेसिक कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड वाला भी बहुत ज्यादा इजी था। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स ड्यूरिंग क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकेट लाइम और चौक। मतलब कि जो किसान होता है उसकी सॉइल की कंडीशन, मतलब कि उसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक हुई तो हम क्या यूज करेंगे, इनमें से बेसिक हुई तो क्या यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसा पूछा है कि मतलब सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड क्या क्या यूज करेंगे हम उसके अंदर। तो बोला दिस फर्टिलाइजर्स, ये तीनों क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, क्या CaO यानी क्विक लाइम, सिलिकेट लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट आर ऑफ बेसिक नेचर, ये तीनों के तीनों बेसिक नेचर के होते हैं। देयरफॉर देयर यूज विल बी बेनिफिशियल इफ द सॉइल इज एसिडिक, तो ये तभी काम आएंगे जब उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर के अंदर होगी, क्योंकि उसको डाल देंगे अगर हम फर्टिलाइजर के तौर पे तो सॉइल तो हमारी क्या थी एसिडिक, और जो हमने फर्टिलाइजर डाला वो बेसिक, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल कंडीशन के अंदर सॉइल सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। लेकिन अगर सॉइल नॉर्मल है उसके बाद हमने ये फर्टिलाइजर्स डाले तो सॉइल हमारी बेसिक हो जाएगी, और ज्यादा बेसिक सॉइल हमारे लिए बहुत खराब रहती है। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। तो द पर्पज इज टू न्यूट्रलाइज और डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल में एसिडिटी ज्यादा है तो ये तीनों डालेंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों बेसिक होते हैं। बेसिक कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पता ही OH- आयंस, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों के तीनों हमारे हो जाते हैं बेसिक। हमेशा याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों बेसिक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाते हैं।
तो अब पढ़ेंगे हम सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स, वो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर काम आते हैं। अब उनके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि वो सॉल्ट कैसे बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है जो कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खाने के अंदर डालते हैं। कौन सा? टाटा नमक, देश का नमक, हमारा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका केमिकल नेम होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो मतलब सोडियम क्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है? NaCl। ठीक है, तो ये किससे निकलता है? ये हमारा सी वाटर से निकलता है। अब सी वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। कई सारे सोर्सेज है जिसमें से सी वाटर सबसे ज्यादा है, क्योंकि सी वाटर देखो बहुत सारा मिलता है और हमें टोटल क्या करना होता है? उसमें से पानी उड़ाना होता है, नमक नीचे नीचे रह जाता है। तो हम यही बोलते हैं कि टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इट इज अलाउड टू इवेपोरेट इन शैलो टैंक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड विंड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड विंड, यानी कि जो नमक निकालते हैं हम सी वाटर को इवेपोरेट करके, उसके अंदर हम आर्टिफिशियल गर्म हवा नहीं डालते। हम क्या करते हैं? नॉर्मली बाहर रख देते हैं धूप के अंदर। अब धूप से क्या होता है? धूप और हवा चलती रहती है तो सारा पानी नेचुरली इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नीचे क्या बच जाता है? हमारा नमक बच जाता है। ठीक है, तो वैसे हम नमक निकाल देते हैं। अब तुमने सुना होगा जब महात्मा गांधी थे तो उनके टाइम भी जो अंग्रेज थे वो नमक पे टैक्स लेते थे। इतना टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे नमक पे। तो महात्मा गांधी ने भी सोचा यार टैक्स क्यों देना, जब समुद्र का पानी हमें फ्री में मिल रहा है तो समुद्र के पानी में से पानी उड़ा देते और बाकी का हम नमक खुद रख लेते। ठीक है, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया था। लेकिन अभी तुम ऐसे वहां मत चले जाना सी वाटर के पास, वहां पे जाके समुद्र का पानी उठा के ला रहे हो, इवेपोरेट कर रहे हो। कर सकते हो इवेपोरेट, उसमें से नमक भी आ जाएगा, तुम्हारा NaCl नीचे मिल भी जाएगा, लेकिन उसे खाने में डाल के यूज मत करना, क्योंकि सी वाटर के अंदर ना इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होने लग गई है। इतनी इंप्योरिटीज होती है तो सॉल्ट जो तुम्हारा मिलेगा ना उसके साथ कहीं ज्यादा इंप्योरिटीज होगी। तो जो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर नमक बनता है उसके अंदर यही तो करते हैं, वो नॉर्मल नमक के अंदर से इंप्योरिटीज वगैरह निकाल के हमें देते हैं। और इतना महंगा भी नहीं है नमक, फालतू में इतना दूर जाओगे सी वाटर से लेके आओगे, कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये सॉल्ट वाटर कैसे बनता है ये पता चल गया। अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या क्या है। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन। अब तुम सोच रहे हो यार नमक तो हमारे घर में होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ये तो कलरलेस लिखा हुआ है तो गलत हो गया। लेकिन इसका जो क्रिस्टल रहता है ना नमक का, वो कलरलेस रहता है। जब उसे हम पीस देंगे, कूट देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। अगर तुम्हें सोच नहीं पा रहे हो तो एक काम करना, जो नॉर्मल क्रिस्टल वाली शक्कर आती है ना, जो मोटी मोटी, उसको लेना तुम, वो क्या कलरलेस दिखती है स्टार्टिंग में, और उसको कूट देना, पीस देना, तो वो व्हाइट हो जाएगी। समझ रहे हो कैसे? तो वैसे ही कलरलेस क्रिस्टल होता है, लेकिन उसे कूट देते तो वो व्हाइट हो जाता है। और ये भी बोला विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 820 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि नॉर्मल पानी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है हमारा बॉइल, लेकिन ये 820 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मेल्ट होता है। लेकिन इसको पानी में अगर डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, तो 820 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये चीज याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट नमक का हमारा 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये बोला एट लो टेम्परेचर, यानी कि 0 से लेके -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इट एग्जिस्ट एज डाइहाइड्रेट, यानी कि NaCl.2H2O। अब ये .2H2 है ना, ये है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये फर्स्ट यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर भी मैंने ये चीज बताई थी कहीं ना कहीं, लेकिन इसी लेक्चर के अंदर बाद में भी मैं ये चीज पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो कोई भी क्रिस्टल बनता है ना, उसके अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि 0 से लेके -20 डिग्री तक ये डाइहाइड्रेट यानी कि .2H2O के अंदर रहता है। ये पॉइंट सिर्फ याद कर लो। अब तीसरा है कि इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर देता है। तो सारे मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब नहीं करता, बट इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, मतलब हल्के हल्के मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए बोला स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर घोल देते तो मिल जाता है, ये तो पता ही है, हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, नींबू पानी बनाते समय या कुछ भी करते समय। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज कॉमन सॉल्ट की। अब हम देखते हैं कि इसकी यूजेस क्या क्या है। यूजेस तो बहुत सारे पता है यार, हमें खाने के अंदर डालते हैं हम, ठीक है, तो वही वाले सारी यूजेस देखते हैं। इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट फॉर आवर डाइट, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर नमक के अंदर है ना आयोडीन भी होता है, मतलब NaCl के अलावा आयोडीन भी होता है। बहुत सारी कंपोनेंट्स रहते हैं जो नॉर्मल हम नमक खाते हैं, तो आयोडीन भी हमारे बॉडी को चाहिए और नमक भी हमारी बॉडी को चाहिए। ज्यादा अमाउंट में हुआ तो नुकसान करेगा, बहुत कम अमाउंट में हुआ तो भी नुकसान करेगा। तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर हमें नमक कंज्यूम करना चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं इट इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट फॉर आवर डाइट, मतलब डाइट के अंदर नमक तो थोड़ा होना ही चाहिए। फिर दूसरी चीज है, इट इज यूज्ड टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड विद आइस इन मेकिंग आइसक्रीम्स।
तो तुमको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन हमारे टाइम जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर के सामने कुल्फी वाला आता था, वो कुल्फी निकाल के देता था। उसके पास फ्रिज वगैरह कुछ नहीं था, वो एक ऐसे करके ठेले पे आता था, उसमें से कुल्फी निकाल के देता था। मैं भी यही सोचता था कि यार ये कुल्फी ठंडी कैसे रहती है। तो उसके अंदर वो क्या करते, जो आइस रहता है उसके अंदर थोड़ा बहुत बर्फ डालते हैं, उसके अंदर नमक भी डाल देते हैं। तो उसके कारण हमारा जो आइस रहता है वो पिघलता नहीं है, क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है नमक डालने से। तो इसके कारण वो आइस पिघलता नहीं है और वो उस चीज को ठंडा रखता है। तभी मैं सोचता था कि कुल्फी जब खा रहा होता है उसमें हल्का हल्का नमक वाला टेस्ट, और वो नमक वाला टेस्ट पता है अच्छा भी लगता था मुझे पता नहीं क्यों, बट वो अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। कुल्फी खाता हो तो वो वाला टेस्ट अच्छा लगता है। कुल्फी बनाने का तरीका ही वही है, ठीक है। तो यही होता है कि जो बर्फ होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देती है, ताकि वो जो मिक्सचर है वो फ्रीज रहे, कोई भी मिक्सचर है वो ठंडा रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे, जितने भी सोडा 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 बोले ना, ये सारी चीज पढ़ेंगे। और इन सबके अंदर NaCl जरूरी है इसके मैन्युफैक्चर के लिए। तो NaCl बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इस नेचर के अंदर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन सॉल्ट। अब आ जाते हैं हम कॉस्टिक सोडा पे। जैसे मैंने सोडा सोडा बताया, अब कॉस्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा कॉमन बेस जो होता है ना, वो होता है NaOH, और इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। अब ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर ब्राइन। अब ब्राइन क्या चीज होती है कि पानी के अंदर नमक को मिला दो तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या है, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। खारा पानी मतलब ब्राइन, समझ जाओ, सिंपल सी बात है। तो जो ब्राइन होता है ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उसके कारण हमारा NaOH बनता है। प्रोसेस भी मैं बता दूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। ये वाला नाम कई बार पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं वाटर क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अगर ये नाम पता है तो तुमको ये सारी चीज तो पता ही ऑलरेडी, लेकिन अगर तुम्हें ये नाम ही नहीं पता तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्लोर एल्कलाई क्या होता है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब इसके रिएक्शन है क्या कि 2NaCl प्लस 2H2O, इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो ये NaOH बन जाता है, क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH बन जाता है। NaOH प्रिपेयर करना था, नमक के पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली, NaOH प्रिपेयर हो गया और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब जब ये प्रिपेयर करते हैं, मतलब क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर जो क्लोरीन और हाइड्रोजन बन रहा है, इसे हवा में नहीं छोड़ते हम, इसको भी कलेक्ट कर लेते, क्योंकि ये भी बहुत यूजफुल है। क्या क्या यूज है ये भी बताएगा आगे, सबर रखो बस अभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। अब ये NaOH बनता है ना, कैथोड के पास बनता है। क्यों बनता है देखो मैं बताता हूं। ये होता है कुछ ऐसा प्रोसेस। अब क्या रहता है कि ये वाली जो चीज है ना, ये भरी हुई है पूरी, किस चीज से, ब्राइन से भरी हुई है। ब्राइन यानी कि खारा पानी, नमक वाला पानी डाला। अब क्या हो, ब्राइन के अंदर Na प्लस है और Cl माइनस है, क्योंकि पानी के अंदर घोल दिया तो Na प्लस भी हो गया, Cl माइनस भी हो गया। अब क्योंकि Cl माइनस हमारा anion है, तो किस साइड जाएगा, एनोड की साइड जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड वाली साइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर एनायन हमारा एनोड की साइड जाएगा, और कैटायन मतलब Na ये हमारा कैथोड की तरफ चले जाएगा। और ये जो चीज है ना, ये हमारी बहुत बारीक 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 जाली रहती है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं SPM, ये रहती है। तो इसके अंदर से Na प्लस चले जाएगा इस साइड। अब Na प्लस चले गया इस साइड, और यहाँ पे भी पानी होगा H2O, ठीक है। तो H प्लस हमारे कंबाइन हो गए, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। अब जो क्लोरीन क्लोरीन यहाँ कंबाइन हुए वो क्लोरीन गैस बना देंगे। तो क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर। अब बचा क्या, H निकल गए, Cl निकल गए। अब बचे हमारे पास Na बचा और OH माइनस बचा। ये दोनों कंबाइन होकर हमारा कैथोड की साइड पे NaOH बना देते। तो यहाँ से हमें NaOH मिल जाएगा, और जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें से क्या हुआ, Na कम हो गया, तो जो बचा हुआ ब्राइन सॉल्यूशन उसको यहाँ से निकाल देगा, और यहाँ से फ्रेश ब्राइन सॉल्यूशन फिर से डालते रहेंगे, ठीक है। डालते रहो नमक का पानी, हमारे यहाँ से NaOH निकलता जाएगा। और ये हमने करंट दौड़ाया ताकि इसके अंदर प्लस प्लस चार्ज आ जाए, ताकि Cl माइनस इससे अट्रैक्ट हो जाए। तो ये चीज रहती है, अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया कि कैथोड के पास NaOH आता है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, चीज समझ में आ गई। और जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है, इसके बहुत ज्यादा यूजेस है। देखो कि जो हाइड्रोजन मिलता है उसे हाइड्रोजन वाली गैस में डाल दिया, क्लोरीन को क्लोरीन वाली गैस में डाल दिया, और NaOH को एक अलग से कंटेनर में डाल दिया। अब H2 जो रहता है ना, वो एज अ फ्यूल काम आता है, बताया था, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लेमेबल रहता है, तो फ्यूल की तरह काम आता है। मार्गेरेन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर के अंदर अमोनिया बनाने में काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल के अंदर डालने में काम आता है। PVC डिसइंफेक्टेंट, CFC पेस्टिसाइड, इन सारी चीजों के अंदर काम आता है, ठीक है। और इन दोनों को जब मिला देते तो HCl बन जाता है, क्योंकि H2 प्लस Cl2 क्या बनता है, 2HCl।
तो जो HCl होता है वो भी बहुत जगह काम आता है, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, अमोनियम क्लोराइड में, स्टील को साफ करने में, तो इनके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इसको बाहर नहीं छोड़ते, इसको हम सेव करके रखते हैं। सिमिलरली NaOH जो हमने अभी देखा, ये डीग्रीसिंग, मतलब मेटल को जिस पर ग्रीस लग जाता है तो उस पर NaOH डालते हैं तो उसमें से ग्रीस हट जाता है। सोप्स और डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट बनाते हैं तो उसके अंदर भी NaOH बहुत ज्यादा काम आता है। पेपर बनाते हैं तब भी NaOH बहुत ज्यादा काम आता है, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं तब भी NaOH बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये NaOH के यूजेस हो गए। अब NaOH और क्लोराइड को साथ में किया ना तो हमारा ब्लीच बनता है, मतलब ये भी आगे आएगा ब्लीच क्या होता है, ठीक है। ये हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक, मतलब फैब्रिक को ब्लीच करने का काम आता है, ये आएगा आगे, टेंशन मतलब ब्लीचिंग सोडा भी आएगा अभी, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH, याद रखना कॉस्टिक सोडा कॉमन नाम दे दिया NaOH का। तो इस चीज के यूजेस क्या होते हैं, पहला इसको याद रखना है सारे यूजेस को, क्या क्या, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, अभी अभी बताया। डीग्रेसिंग मेटल्स, ये में काम आता है, अभी अभी बताया। आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसको क्यों बनाने में काम आता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में काम आता है, और लेबोरेटरी के रीएजेंट के अंदर काम आता है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट यूजेस है। यूजेस तो बहुत सारे, लेकिन ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस है, ठीक है। तो यूजेस भी इसके याद कर लेना। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जो कि मैंने बताया था ब्लीचिंग पाउडर आएगा, वही है। वो क्या, CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेकेट लाइम। अब स्लेकेट लाइम क्या होता है, फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर बताया था स्लेकेट लाइम, CaOH होल ट्वाइस, ये होता है स्लेकेट लाइम। और क्विक लाइम क्या होता है, CaO होता है, ठीक है। ये चीज अगर याद होगी तो तुम्हें अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो कई बार तो है कॉमन वर्ड्स के अंदर बोल देते, केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखते, ऐसा बोलते कि ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेकेट लाइम, मतलब ये भी नहीं लिखते वो लोग और ये भी नहीं लिखते ये लोग। तो जिनको कॉमन नाम नहीं पता वो डर जाते हैं, वो खतरनाक वाले डर जाते हैं। तो कॉमन नाम याद रखो, ये CaOH होल ट्वाइस रहता है और ये CaOCl2 रहता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका रिएक्शन क्या रहता है, जो स्लेकेट लाइम है उसके अंदर जब क्लोरीन डाल देते हैं, ठीक है, तो CaOCl2 बनता है और साथ में वाटर बन जाता है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर बनाना ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसकी यूजेस के अंदर देखेंगे हम। तो इसके अंदर क्या लिखा था, क्लोरीन यूज्ड इन द अबव रिएक्शन इज द बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अब ये जो क्लोरीन निकला था ना, वही वाला क्लोरीन इसके अंदर यूज किया हमने, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो कपड़े वपड़े बनते हैं हमारे, वो वाली इंडस्ट्री के अंदर इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ठीक है। अब क्या होता है, कॉटन जब हम निकालते हैं ना, कॉटन का एक पौधा होता है, उसमें से कॉटन तो हमने निकाल दिया, अब उसके अंदर से क्या होता है, बीज होते हैं कॉटन के, इंप्योरिटीज होती है, डर्ट रहती है, बहुत कुछ रहता है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो उसके बीज वगैरह निकलवाते हैं हम, बीज निकालते, फिर भी अभी बीज के छोटे छोटे कुछ टुकड़े बच जाते हैं और डर्ट बच जाती है, अंदर मिट्टी वगैरह, गंदगी, ग्रीस वगैरह बहुत कुछ होता है, तो बहुत गंदा होता है कॉटन। तो उसको जब हम प्योरीफाई करते हैं, इसका अगर तुम टेक्सटाइल लोगे, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के अंदर एक ब्रांच है, अगर तुम उसके अंदर जाते हो या और किसी कॉलेज के अंदर टेक्सटाइल लेते हो, तो तुम वहां पे पूरा पढ़ोगे कि कॉटन को कैसे 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 प्योरीफाई करके एक रॉ कॉटन बनाते हैं, मतलब प्योर कॉटन बनाते हैं, जिससे कि फिर हमारे कपड़े बनते कॉटन के, जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो हमारे प्योर कॉटन से बनते हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं। उसमें से एक प्रोसेस है हमारा ब्लीच, ठीक है। तो जो कॉटन और लिनन है ना, इन्हें हम ब्लीच करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। फिर और बोला इन पेपर इंडस्ट्री, अगर तुम पेपर के बारे में पढ़ोगे, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, जो वुड का पल्प होता है वो एकदम व्हाइट कलर का तो होता नहीं है, और हमें व्हाइट कलर का पेपर चाहिए, तो क्या करेंगे, उस वुड पल्प को हम ब्लीच कर देंगे। ब्लीच बेसिकली क्या होता है, कलर उड़ा देता है। वो कलर उड़ाना मतलब सारी चीजें खींच लेता है, वो इंप्योरिटीज वगैरह सारी हटा देता है, तो नॉर्मल व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक है। इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स, जो हम ब्लीच करते हैं, जो व्हाइट कपड़े हम ब्लीच करने के लिए देते हैं, उसके अंदर भी यही होता है कि थोड़ा पीला पीला हो रहा है तो उसको ब्लीच करवा दे तो वो व्हाइट हो जाता है शर्ट भी, ठीक है। तो लॉन्ड्री के अंदर भी ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर हम पानी पीते हैं, कई बार उसमें कुछ कुछ ऐसे इंप्योरिटीज रहती है, उसमें थोड़ा सा ब्लीच डालते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, फिर नुकसान करेगा, थोड़ा सा ब्लीच डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरियाज वगैरह जो मतलब इंप्योरिटीज रहती है वो सारी मर जाती है, फिर वो ड्रिंकिंग वाटर पीने लायक रहता है। लेकिन अगर ज्यादा ब्लीच डाल दिया ना तो वो पीने लायक नहीं रहेगा और खुद को हार्म करेगा, तो ज्यादा ब्लीच वाला पानी कभी नहीं पीना। अगर बहुत पानी इंप्योर है तो उसके अंदर हल्का सा ब्लीच डाल दो, तो जो तुम्हें इंप्योरिटी से नुकसान हो रहा होगा उससे कम नुकसान होगा वो छोटे से ब्लीच से, ठीक है। इसलिए बोलते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये हो गया हमारे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है, सॉल्ट रहता है एक, और ये कौन सा सॉल्ट रहता है, सॉल्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, देखो H है, ये भी निकल सकता है, तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट रहेगा, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट रहता है, और ये बेकिंग सोडा रहता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन जो मैंने बताया था, मतलब खारा पानी,
सैचुरेटेड विद अमोनिया, इसके अंदर अमोनिया डाला बहुत सारा और घुला दिया, मतलब घोल दिया और सैचुरेट कर दिया, यानी कि पूरा रिएक्शन होने के लिए छोड़ दिया। इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला और उसको रिएक्ट होने के लिए छोड़ दिया। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड, इसमें बेकिंग सोडा आ जाता है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, NaCl प्लस H2O यानी कि खारा पानी प्लस अमोनिया यानी कि NH3, और इसके साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दिया, तो हमारा NH4Cl बन गया और NaHCO3 बन गया। ये तो हमारा हो जाए बेकिंग सोडा और ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस प्रोसेस को है ना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हिस्ट्री का, इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। इसका नाम याद रखना, कुछ कुछ प्रोसेस के है ना नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, अभी नहीं तो बाद में काम आ जाएंगे। तो ये रहता है सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस से बनता है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला रहता है NaHCO3, और इसको बनाने का तरीका रहता है कि खारे पानी के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाल दिया, तो हमारा ये बन जाएगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो बेकिंग सोडा का कैसे बनता है वो हमें पता चल गया। अब देखते हैं इसके कुछ यूजेस कि बेकिंग सोडा कहां का यूज है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो हम खाने के अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं ना, ये बेकिंग सोडा से ही बनता है। एक्ट एज एन एंटासिड, जो मैंने बताया था कि बी स्टिंग वगैरह होती है, काट जाती है, चींटी काट जाती है या फिर मधुमक्खी काट जाती है, तो उसके ऊपर हम एंटासिड लगाते हैं ताकि उसकी जलन कम हो जाए। तो ये एज ए एंटासिड भी काम करता है। तभी तो कई बार देखा होगा कि कुछ कभी भी कुछ काट जाता है ना मधुमक्खी, तो जाते बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाते हैं और फिर वो उसी चोट के ऊपर लगा देते हैं, तो उससे हमारा जो जलन है वो कम हो जाती है। ठीक है, थर्ड यूजेस का एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स। बेकिंग सोडा को हम पहले ही बताया कि बेकिंग पाउडर वगैरह खाने के अंदर डालते हैं, वैसे बेकिंग सोडा भी खाना और ड्रिंक्स के अंदर डाल सकते हैं। तो चौथा है हमारा इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना लाल कलर के सिलेंडर, उसके अंदर भी बेकिंग सोडा काम आता है। तो ये 4 यूजेस है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस है बेकिंग सोडा के, जो कि तुम्हें याद रखना है। जो यूजेस यहां बता रहा हूं ना वो याद तो रखने हैं। अब एग्जाम के अंदर 3 भी यूजेस याद रहना तो भी चलेगा, इसलिए मैं 4 या फिर 4 से ज्यादा 5 यूजेस बता रहा हूं इसके। और भी कहीं से मतलब तुम्हें यूजेस पता चलते हैं, तुम्हें याद है तो वो भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं कटते, कम लिखने के मार्क्स कटते हैं। तो ये हो गए बेकिंग सोडा के यूजेस। अब आ जाते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था। फर्स्ट चैप्टर से लोग पूछ रहे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। बहुत छोटी चीज होती है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता है देखो कि जैसे कोई भी नॉर्मल एनहाइड्रस चीज है, यानी कि जिसके साथ वाटर नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया नमक। अब नमक क्या, मैंने क्या बताया था, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब वो वाटर एब्जॉर्ब करके अपने साथ जोड़ देता है। ठीक है, अब जो वाटर को जब अपने साथ जोड़ देता है, मतलब बॉन्ड नहीं बनाता, वो जोड़ देता है। बॉन्डिंग वगैरह बाद में पड़ेगी, मुझे पता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें ज्यादा बॉन्डिंग वगैरह, लेकिन टेंशन मत लो अभी। वो क्या करता है, H2O को अपने पास रख देता है, बस ऐसा समझ लो। कितने H2O को रखता है वो उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा H2O मिल रहा तो ज्यादा को रख देगा, कम मिल रहा तो कम को रख देगा। ठीक है, तो उसने अगर थोड़ा थोड़ा H2O अपने पास रख दिया, तो जैसे मैं हूं NaCl, मैंने एक H2O पास रखा, दूसरा H2O पास रखा, क्योंकि मुझे H2O के साथ मजा आता है। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा NaCl है, उसको भी तो H2O के साथ मजा आता होगा। तो मैं NaCl, फिर ये हो गया वाटर, फिर एक NaCl होगा, फिर वाटर, फिर NaCl, तो इससे क्या होगा, एक ऐसे लाइन सी बन जाएगी, मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस स्ट्रक्चर की वजह से हमारा एक क्रिस्टल बन जाता है। तो हम बोलते हैं जब भी क्रिस्टल बनता है ना, तो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये है बेसिकली। तो हम बोलते हैं इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, तो इसके अंदर CaSO4.2H2 ये रहता है इसका फॉर्मूला। तो जिप्सम जो चीज रहती है ना, एक बार नेट पे तुम सर्च करना, इसके तुम्हें फोटो भी दिख जाएगा जिप्सम क्या रहता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल रहते हैं वाटर के। अगर 2 मॉलिक्यूल से अलग हो गए तो कंपाउंड अलग हो जाएगा, कंपाउंड ही बदल जाता है। जैसे कि 2 की जगह अगर हाफ होगा ना, हाफ H2O, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, जो कि हमारा प्लास्टर करने में काम आता है। वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम बोलते हैं, वो बन जाएगा। तो देखो वाटर कंपोनेंट चेंज होने से इसका कॉमन नाम ही बदल गया, जिप्सम से सीधा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका कुछ एक एग्जांपल भी, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2, इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं पूछता हूं, बताओ कितने। अब क्योंकि .5H2 है तो इसका मतलब 5, टोटल 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इस वाले कंपाउंड के अंदर। और ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, ये ब्लूइश कलर का होता है। अगर इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है तो ये कंपाउंड का कलर भी बदल जाता है। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आके। सिमिलरली FeSO4 जो रहता है वो लाइट ग्रीन रहता है, लेकिन बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वो लाइट ग्रीन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज रहती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, जो कि मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या होता है, हल्का सा आइडिया दिया था और यहाँ पे मैंने बता दिया। अब 2 सॉल्ट्स और है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं। पहला तो है वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा, नाम से पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहता है Na2CO3.10H2। बेकिंग सोडा का क्या था, NaHCO3, इसका क्या है Na2CO3 और .10H2O कि 10H2O इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए। द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज कैरिड आउट थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। इसके अंदर 3 स्टेप्स लगते हैं। कैसे करते हैं, पहला मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमने ये किया था NaHCO3 और NH4Cl, यानी कि बेकिंग सोडा जो बनाया था वही हमने फिर से बनाया। अब क्या क्या सेकंड स्टेप के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये वाली जो चीज थी हमने जो बेकिंग सोडा बनाया उसको हीट कर दिया। अब हीट किया तो Na2CO3 बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। अब क्या करेंगे, तीसरा रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब Na2CO3 तो बन गया लेकिन इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब जब पानी डाला तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको पानी के साथ पसंद है भाई, तो पानी को 10 पानी मतलब 10 पानी के मॉलिक्यूल्स को आजू बाजू रख दिया इसमें, तो ये बन गया Na2CO3.10H2 और ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, मेन चीज है तुम्हें दिमाग में रखनी है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा का ये होता है, अगर बोले तुमको बेकिंग सोडा तो NaHCO3 होता है। याद रखो हर चीज, ठीक है, छोटी छोटी चीज है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं वो देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है तो इसको उससे रिलेट करो कि ये डिटर्जेंट वगैरह में काम आएगा। अब डिटर्जेंट का काम क्या रहता है, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है। हार्ड वाटर यानी कि जिसके अंदर देखो, हार्ड वाटर क्या होता है कि हार्ड वाटर से अगर तुम हाथ धोगे तो उस पर साबुन वाबुन लगाओ तो तुम्हारे झाग नहीं आएगा, वो स्कम बन जाएगा। स्कम यानी कि ऐसे अजीब सा चिपचिपा सा बन जाएगा, उससे हाथ भी ढंग से नहीं धुलेंगे, वो हार्ड वाटर होता है। अब डिटर्जेंट के अंदर जिसके अंदर वॉशिंग सोडा रहता है तो वो क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देता है। हार्ड वाटर के अंदर जैसे ही सॉल्ट्स रहते हैं, कैल्शियम के और इन सब के सॉल्ट्स रहते हैं, तो ये जो सॉल्ट्स रहते हैं ना, ये इसको हार्ड वाटर बनाते हैं। जब इसको डाल देते हैं तो कैल्शियम को निकाल देते हैं ये लोग, तो वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। तो अभी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखो कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है, सिंपल। दूसरा है फॉर वॉशिंग पर्पसेज इन लॉन्ड्री एंड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि सेम समझ लो, वॉशिंग सोडा बोला यानी कि डिटर्जेंट की तरह काम करता है। तीसरा इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कपड़े वगैरह होते हैं उसमें गंदगी लगी रहती है, उसमें वॉशिंग सोडा काम आता है ताकि गंदगी निकाल दे हम। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी काम आता है, ठीक है। और लास्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। तो ये हो गया हमारे सोडियम कार्बोनेट के यूजेस। अब लास्ट सॉल्ट आता है हमारा सॉल्ट जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जो हम बोलते हैं, जो हम पीओपी करवाते हैं, जो पीओपी प्लास्टर हमारे हाथ पे लगता है जब फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये सारी चीज पीओपी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ये मैंने यहां लिखा नहीं, ये होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो कि ये रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और CaSO4.2H2O क्या था हमारा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिप्सम। अब ये जो जिप्सम है ना, जिससे ही हमारा बनता है क्या, इससे ही हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे, इसको हमने हीट कर दिया 373 केल्विन पे, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या हुआ कि इसके अंदर से थोड़े बहुत वाटर निकल गए, तो ये बन गया। अब ये बन गया तो 3/2 वाटर बचे, तो इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दी कि 3/2 वाटर हमारा बाहर निकल गया, ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग शुड नॉट बी अलाउड टू राइज अबव 373 केल्विन। अगर 373 केल्विन के ऊपर कर देती है, जो हाफ वाटर जो बचा है हमारा वो भी निकल जाएगा। तो कंट्रोल टेम्परेचर हमें इसके अंदर चाहिए होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर ज्यादा कर दिया तो कैल्शियम सल्फेट बचेगा, सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा ही नहीं, तो इसलिए हमें 373 केल्विन के आगे नहीं जाना। तो अब देखते हैं इसकी यूजेस क्या क्या है। फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर टॉयज, पॉटरी, सेरेमिक्स एटसेट्रा, ठीक है। जो मोल्ड्स बनते हैं मतलब जो सांचे बनते हैं, सांचे बनाने में काम आता है, जिसके अंदर ऐसे अपन मेल्टेड कोई चीज डालते हैं तो उससे मोल्ड बन जाता है, ठीक है। तो सारे मोल्ड्स बनाने में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरी चीज है फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल, यानी कि देखा होगा भगवान की मूर्तियां वगैरह बनती है वो व्हाइट कलर की, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाते हैं। एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, ये फायर प्रूफ मटेरियल भी, अगर प्लास्टर तुम्हारा हुआ हो ना उसको जला के देखना, जलेगा नहीं, तो ये एज अ फायर प्रूफ मटेरियल भी काम आता है। इन मेडिकल साइंसेज एट प्लास्टर फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर बोन, ये मैंने बताया था कि बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं तो वो प्लास्टर बांधते हैं ना, वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो इसी के साथ हमारे सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स खत्म हो जाते हैं। ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्टिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये वाले लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं तो 2-2 बार भी पढ़ सकते हो तुम लोग ये वाले लेक्चर को। इसके नोट्स ढंग से बनाना और इसके नोट्स से उनको कई बार पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा थ्योरी बेस्ड था, पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड। ये सारी चीजें हमें याद करनी होगी, किसका फॉर्मूला क्या है, किसके यूजेस क्या है, कौन कैसे बन रहा है। तो ये सारी चीजें अगर 3-4 बार पढ़ोगे ना, ज्यादा सॉल्ट्स नहीं है, देखो 6 सॉल्ट्स है टोटल, ये हमारा छठा सॉल्ट था, 6 सॉल्ट्स बताया मैंने, 6 सॉल्ट्स को ढंग से पढ़ लो। इसके अलावा ज्यादा नहीं आता, और सॉल्ट्स में से बेसिकली सॉल्ट्स के अंदर से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता ही आता है।
तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज इसी चैप्टर की, सारे के सारे क्वेश्चंस उसके पूरे सॉल्व करने वाले हो गए हम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू एंड जाके सब फोड़ दो।